ओके एवरीवन, सो जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ फेलिसिटेशन सेशन। उसके बाद एक पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम भी है हम लोगों का, जिसमें स्पेशली वी हैव 2 गेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। सो वी हैव पिंगॉक्ष पटनायक, जो कि DU से अपना पीएचडी कर रहे हैं। ही वॉज माई एक्स स्टूडेंट एंड अभी JRF क्वालिफाइड है। सो हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पीयूष प्लीज। पिंगॉक्ष प्लीज हैव अ सीट। एंड सिमिलरली वी हैव तबस्सुम सैफी, जो कि JNU से अपना पीएचडी अभी कर रही हैं। वो भी मेरी एक्स स्टूडेंट है। और ये 2 लोग जो है, हम सारे फैकल्टीज भी हैं, बट ये लोग मेजरली बिकॉज दे हैव रिसेंटली टेकन द एडमिशन इन एस्टीम यूनिवर्सिटी लाइक JNU एंड PhD प्लीज। सो इन लोगों से थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। हम लोग तो फिर भी थोड़े से बूढ़े हो गए, ठीक है। सो बट ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इन द करेंट टाइम पीरियड व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स विड बी अप्रोप्रिएट, ओके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यही सवाल आता है कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, सवाल आता है रिसर्च पेपर कैसे बनाए, हाउ टू अप्रोच द प्रोफेसर्स, हाउ टू सिलेक्ट अ गाइड एंड एवरीथिंग, ओके। सो वो सारी चीज़ों के लिए आपको स्पेशली मेंटर करने के लिए हमारे साथ पिंगॉक्ष एंड तबस्सुम है। बाकी पूरा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का फैकल्टी पैनल भी रहेगा। सो आई वुड से कि सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू कि थोड़ा थोड़ा अपने बारे में एक बार बता दें, एंड लाइक व्हाट वाज योर पीएचडी जर्नी, एंड देन उसके बाद हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पिंगॉक्ष प्लीज एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज। Hello. So very good afternoon. My name is Pingaksha Patnaik, and I'm currently pursuing my PhD in political science from Delhi University. And first of all, I would like to thank Pradyuman sir. He was my mentor when I was preparing for JRF. तो मैंने 2022 नवंबर में मैंने अपना JRF क्लियर किया. Then in 2023 February I got enrolled into PhD in Delhi University in political science department. So अभी currently मेरा 3rd year चल रहा है, and just recently I got upgraded from JRF to SRF. And during these 2 years I have learnt a lot. मतलब जो जर्नी मैंने मास्टर्स से स्टार्ट की थी, देन नेट JRF के प्रिपरेशन के दौरान, देन उसके बाद सर से टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहा. सर हैज़ बीन अ ग्रेट मेंटर, टीचर ऑफ कोर्स, क्योंकि जो डायनामिज्म और जो एक डेडिकेशन मैंने सर के उसमें देखा, एंड इससे इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ द बडिंग टीचर्स लाइक अस. सर जितनी मेहनत करते हैं, और अभी हमने देखा, मैं और तबस्सुम यही बात कर रहे थे कि पूरा मतलब शो स्टेलर है, जैसे पॉल साइंस का ही सारा JRF नेट मैक्सिमम बिल्कुल यहाँ पे. तो इस मतलब और टॉकिंग आउट मी, मतलब मैं मेरा जो PhD टॉपिक है, इट्स रिलेटेड टू रूरल अर्बन गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस. हाउएवर इट हैज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. ये पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, पॉलिसी साइंस है, सबसे काफ़ी इसका जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है. थैंक यू पिंगॉक्ष. आई वुड रिक्वेस्ट तबस्सुम ऑल्सो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ तबस्सुम सैफी, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पॉलिटिकल साइंस में. फिर उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी IGNOU से, और अभी मैं JNU से PhD कर रही हूँ. इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर सोसाइटी है, कुछ इसके अंदर पॉलिटिक्स भी है, और इसके अंदर फ़िलॉसफी है, और थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स भी है. तो मेरा जो रिसर्च है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है. और अभी अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो उसका आंसर मैं करूँगी. वैसे मैं सबसे पहले तो ये आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिकॉज मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस ये आते हैं कि सर हमने ओपन से लर्निंग की है, हमने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, एंड क्या कभी हमको किसी DU या फिर JNU जैसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? दे आर द एग्जाम्पल, ओके. एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव अ गुड प्रपोजल, इफ यू हैव अ गुड कमिटमेंट, सब कुछ पॉसिबल है. कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा था. अभी हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सर हमने IGNOU से प्रिपरेशन किया है, पढ़ा है, SOL से किया है, बट बस वो है कि फोकस किसका था, तो वो आपको उस तरीके का सक्सेस मिलेगा. सो आई गेस PhD मेंटरशिप के लिए सर हम लोग वैसे तो मेजरली ये 2 गेस्ट हैं, बाकी फैकल्टीज भी आपको गाइड करेंगे. कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन से अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो वी कैन स्टार्ट विद द. कोई हैंड रेज करना चाहेंगे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग PhD? गुड आफ्टरनून टू ऑल द रेस्पेक्टेड मेंबर्स, टीचर्स. मैं अभी MA पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग वर्किंग है, क्या वो भी पार्ट टाइम से पॉलिटिकल साइंस में अपनी PhD परसू कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो कौन से इंस्टीट्यूट है जो उनको ऑफ़र करते हैं? और दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो फुल टाइम कोर्सेज़ भी है, उसमें एक कंडीशन रहती है कि आपको एक कोर्स वर्क के दौरान छुट्टी लेनी होती है.
तो अगर जैसे JNU जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जामिया मिलिया है, तो क्या वो ऐसा ऑफ़र करते हैं कि आप फुल टाइम अपनी जॉब कंटिन्यू करते रहिए और कोर्स वर्क के दौरान आप अपने ऑफिस से लीव लीजिए और आप अपना जो है अपना PhD भी साथ के साथ चलती रहे? तो इन चीज़ों के बारे में पूछना है। और एक तीसरा क्वेश्चन मेरा है, जो आपने इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में बताया कि जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को हम डाइवर्सली कवर करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी PhD कंप्लीट कर लेते हैं या इंटरलिंक्ड किसी टेक्नोलॉजी में उसकी इम्प्लीकेशन जियोपॉलिटिक्स पे क्या हो रही है, तो क्या इस चीज़ को कल को जब हम AP के लिए अपीयर होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में परमानेंट कमीशन होने के लिए, तो क्या जो पैनल है वो इस चीज़ को कंसिडर करता है या एक्सक्लूसिवली आपकी जो PhD है वो पॉलिटिकल साइंस डोमेन में ही होनी चाहिए? तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, काइंडली अगर आप गाइड कर पाएँ। थैंक यू सो मच। पिंगाक्ष, आप एड्रेस करना चाहिए। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका क्वेश्चन था कि पार्ट टाइम और फुल टाइम PhD, तो बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्ट टाइम PhDs भी ऑफर करती हैं, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो ऑफर करती हैं। एंड यस, फुल टाइम PhD करके भी आप जॉब कर सकते हैं, बिकॉज हमारे ही डिपार्टमेंट से एक एग्जांपल है। मेरे एक दोस्त हैं, वो उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो एनरोल्ड हैं, बट वो मतलब जब कोर्स वर्क उनका था, क्योंकि उन्होंने MPhil कर रखा था। अब अभी तो MPhil स्क्रैप हो गया, लेकिन पहले MPhil जब था तो उन्होंने MPhil कर रखा था, तो आप फिर यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कोर्स वर्क अगर आपने MPhil के दौरान, क्योंकि कोर्स वर्क करवाया जाता है। लेकिन अभी का ये है कि हाँ, आपको कोर्स वर्क के दौरान आपको मैंडेटरी है वो। अगर आपने पहले MPhil नहीं कर रखा है और आप फिर PhD में अभी एनरोल कर रहे हैं, देन यू हैव टू डू कंप्लीट द कोर्स वर्क। एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एंड इट वेरीज। मतलब कहीं पे 6 मंथ्स का होता है, कहीं पे 1 ईयर का होता है, ज़्यादा रिगरस होता है। जैसे JNU में भी तबस्सुम बता रही थी, उनका करीब 1 ईयर से ज़्यादा का होता है टाइम। तो DU में 5 to 6 मंथ्स में हो जाता है आपका कोर्स वर्क, तो वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देगा। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आई थिंक द मल्टीडिसिप्लिनरी वाला आपने पूछा था शायद, कि पब्लिक, देखिए ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने नेट कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में और आपका PhD टॉपिक अगर अलाइंड है किसी भी सब डिसिप्लिन के साथ, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे सिलेबस में भी है, तो अगर टॉपिक आपका अलाइंड है तो, और ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ाया भी जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपका एक बहुत वेल रिसर्च टॉपिक है, आपने बहुत PhD अपने बहुत अच्छे से कर रखी है, इट्स अ गुड थीसिस, देन डेफिनेटली योर जॉब प्रोस्पेक्ट्स विल बी ब्राइटर एंड इट विल बी बेटर। इनफैक्ट अगर आप कोई बहुत घिसे पिटी रटे टॉपिक से कर रहे हैं और कुछ हटके कुछ अलग कर रहे हैं, तो उसका आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा ड्यूरिंग इंटरव्यूज़। ठीक है, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने कहीं जाएंगे, आप कुछ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट PhD इज ऑल अबाउट ओपनिंग न्यू विस्टाज ऑफ नॉलेज। तो जब आप एक नई नॉलेज एरियाज़ को आप अनरेवल कर रहे हैं, अनकवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, सो नेवर हैव दिस इनोवेशन कि अगर मैं कुछ अलग हटके करूँगा तो इससे मुझे कुछ कहीं, मेरे लिए कोई आगे चल के कुछ ये रोड़ा ना बने, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, जो भी टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, आप बस अपने यूनिवर्सिटी में ये पता कीजिए कि प्रोफेसर हैं कि नहीं आपके अंडर उस स्पेशलाइजेशन में जो आपको गाइड कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क अंडर ए सुपरवाइजर। अगर आपके सुपरवाइजर हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड हैं, आपको सुपरवाइज कर सकते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन डू। थैंक यू। कि जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया है, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिन वाला तो एस्पेक्ट हो जाता है इंक्लूड। अगर फॉर एग्जांपल कोर पबेट से PhD किया है एंड देन यू आर गोइंग फॉर द वैकेंसी फॉर पॉलिटिकल साइंस की कहीं वैकेंसी आई है, फॉर एग्जांपल DU JNU, ये भी एक पोजीशन मेजरली रहता है। तो उस केस में इज इट अलाउड और नॉट आपके हिसाब से? अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर नेट किया है, या फिर अगर आपने IR से किया है, या फिर डिफेंस में भी आपने अगर अपना नेट क्लियर किया है, ये सारा ना इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है, ये एक ही डिसिप्लिन के अंदर है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर करते हैं या नेट करते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल अलाउड है। और इसमें चाहे आपने अगर मास्टर इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, अगर आपने मास्टर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी किया है, जो कि एक नेट में भी एक अलग सब्जेक्ट होता है, तो भी वो सारा आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आता है। इंटरडिसिप्लिनरी होता है। अगर आपने मास्टर सोशियोलॉजी से किया है या फिर मास्टर आपका इकोनॉमिक्स से है, तो आप क्या पॉलिटिकल साइंस आगे पढ़ा सकते हैं? तो इसका आंसर है येस, आप इसमें भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो
आपको ये देखना होगा कि वो जो एरिया है, जैसे सोशियोलॉजी में अगर आपका जो एरिया है क्या वो पॉलिटिकल साइंस से कहीं रिलेट करता है, या फिर अगर आपका इकोनॉमिक्स से मास्टर है वो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस से कहीं भी रिलेट करता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में हम इसको रिलेट कर सकते हैं, तो आपको अलाउड होगा, लेकिन सब जगह नहीं होगा ये, तो ये आपको यूनिवर्सिटी में चेक करना होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कॉमर्स के भी हमारे पास काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स थे। सो कॉमर्स में अगर कोई भी ऐसा है जो लाइक इफ यू हैव ए क्वेश्चन रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशंस और एंट्रेंस एनीथिंग, सो यू कैन कम अप विद योर क्वेश्चंस। एनीवन फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड? आई गेस देयर इज नो। अच्छा हाँ, प्लीज़ कैन यू फॉरवर्ड द माइक? मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि हम पीएचडी के लिए टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, तो वो टॉपिक जो होगा हमें पता कैसे चलेगा कि इस पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है या ये न्यू टॉपिक है? मैं ये जानना चाहती हूँ सर। जब भी आपको कोई टॉपिक लगता है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपको लगता है कंज्यूमर बिहेवियर पे मुझे रिसर्च करनी है, आप क्या करो, एमराल्ड या किसी जर्नल के ऊपर जाओ और जाकर के लास्ट के 2-3 साल में क्या क्या रिसर्च पेपर्स हुए हैं उनको स्टडी करो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या क्या रिसर्चेज हुई हैं, एनालाइज करो, ये एक्सेल शीट बना लो कि ये थे और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो कवर अप किए। वहाँ से आपको गैप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो आप कह सकते हो गैप्स आइडेंटिफाई करने में मुझे भी अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीना पहले इनिशियली लगा था, तो वो 3-4 महीना लगता है पढ़ने में, एनालाइज करने में। एक टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स या सब स्ट्रीम्स निकलते हैं, वहाँ से आपको गैप आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगे, तब आप फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। एनीवन फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड? कुछ क्वेश्चन है अगर आपका पीएचडी मेंटरशिप के रिगार्डिंग, सो यू कैन टेक, लाइक हिना मैम इज देयर, शी कैन गाइड यू। चलिए नहीं है, सो आई कैन गो विद द रैंडम क्वेश्चन। अगर कोई भी पीएचडी रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो जो हमारे गेस्ट हैं वही केटर कर सकते हैं। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है, अगर हम पीएचडी का टॉपिक डिसाइड करते हैं, जैसे वो न्यू टॉपिक है, उस पर रिसर्च बहुत कम या ना के बराबर हुई है, तो जो हमारा टॉपिक होता है उसके बाद सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का होता है, तो हम उसमें लिटरेचर रिव्यू में क्या रिव्यू करेंगे? अगर आपका कोई भी टॉपिक नया है ना, दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर कि आप कुछ ऐसा पिक कर रहे हो जिस पे काम नहीं हुआ है। सो ऐसे केसेस में आप रीसेंट ईयर्स की सिमिलर स्टडी पिक कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर लाइक नॉर्थ ईस्ट पर आप एक कल्चरल स्टडी कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है उस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के उस एरिया को किसी ने पिक ना किया हो, बट साउथ साइड में ऐसी सिमिलर स्टडी हो सकती है जिसको आप कोट कर सकते हो कि मैंने उसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया है, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको उसके मिलती जुलती स्टडीज़ को यूज़ करना है। एग्जैक्टली तो देखो आपको सेम नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स अ न्यू वेरिएबल, ठीक है। एंड साथ में उस वेरिएबल से जुड़े हुई जो स्टडीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि आप आईसीटी का इम्पैक्ट देख रहे हो हायर एजुकेशन में, स्पेशली एनईपी 2020 को लेकर, तो देखो एनईपी 2020 से रिलेटेड आपको अब तो फिर भी स्टडीज़ मिल रही है जैसे शुरुआत में नहीं मिली। तो उस वेरिएबल से जुड़ी हुई, जैसे आईसीटी वेरिएबल से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी सिमिलर स्टडीज़ हुई हैं विद रिगार्ड टू डिफरेंट पॉलिसीज़, हो सकता है 86 या 68 की पॉलिसी से मिलती जुलती हो, तो आप उनको कोट करोगे एज अ रेफरेंस फॉर योर स्टडी। ओके मैम, थैंक यू। एनीवन फ्रॉम द हिस्ट्री बैकग्राउंड, एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन हिस्ट्री के रिगार्डिंग? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है पीएचडी के लिए? यस नहीं आप? हाँ ठीक है, दोनों, हाँ इन जनरल देते हैं, ठीक है। सर गुड आफ्टरनून। या गुड। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरा इंटरेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, तो कितना आसानी से डेटा एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल जाएगी? इन केस हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ फेच करना चाहें तो कितनी आसानी से? विल इट बी ईजी, विल इट बी हार्ड? अगर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर मिनिस्ट्री से अगर डाटा लेना है तो ये बहुत ही टफ़ है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च टॉपिक प्रेजेंट किया था, लेकिन उसके ऊपर सहमति हो नहीं पाई। रीज़न यही था कि मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि इसका जो डाटा है जो कि ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, वो कैसे लेकर आओगे? अगर आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जो मिनिस्ट्री में हैं, या फिर आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो उनको जानते हैं, तो आपको वो डाटा मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, और ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, जैसे कि अगर आप वॉर्स पे करना चाहते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे करना चाहते हैं, या फिर इसी तरीके के कोई टॉपिक्स हैं, तो उनके ऊपर डाटा आपको कोई नहीं देगा।
मैम सिमिलर केस होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम और डिफेंस से भी डेटा निकालने के लिए? हाँ, तो मिनिस्ट्री का जो डाटा है वो इजीली एक्सेसिबल तो नहीं है, लेकिन आप अपनी जो पीएचडी रिसर्च प्रपोजल है इसको इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि आपको वो वाला डाटा कम से कम चाहिए। जैसे कि आप दो ऑर्गेनाइजेशन हैं उस पे अगर स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं तो ये मत कीजिए। आप अपना जो रिसर्च टॉपिक है ना उसको फ्रेम अलग तरीके से कीजिए जो सोसाइटी से ज़्यादा रिलेटेड हो, ठीक है। और मतलब उनका जो पर्सनल डाटा है ना उसके ऊपर जाना ही नहीं है, इस तरीके से आपको डाटा मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन था कि जो प्रपोज़ल रेडी करते हैं तो उसमें जो लिटरेचर रिव्यू का रेफरेंस देते हैं तो मिनिमम कितना मतलब रेफरेंस दे सकते हैं कि 5 रेफरेंस या 10 या 15 या कितना भी? So, देखिए, this is a very subjective question. Subjective because this same dilemma I also faced when I was appearing for my interview, because professors जो होते हैं ना उनके temperament पे depend करता है। कुछ प्रोफेसर्स होंगे जो दे विल जस्ट लुक फॉर द मेन सोर्सेज एंड सम विल रियली मतलब वो आपको लिटरली वहाँ पे ग्रिल करेंगे आपने कितना पढ़ा है। अगर आपने किसी एक ऑथर या स्कॉलर का नाम ले लिया और आपने नहीं पढ़ा तो आप फंस जाओगे, क्योंकि वो लिटरली उसके अंदर डेप्थ में जाके मतलब कुछ प्रोफेसर इतने एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पेज नंबर तक पता होता है किस पेज नंबर में क्या लिखा है, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव बीन देयर इन द सिस्टम सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो वो एक्सपर्ट्स हैं, वो मतलब सीनियर एकेडमिशियंस हैं, तो आप उनको सामने ब्लफ भी नहीं कर सकते। सो माई सजेशन टू यू वुड बी, आप जो भी टॉपिक चूज़ कर रहे हैं हर टॉपिक का ना अपना एक यूनिक मतलब वो होता है, अप्रोच होता है, ठीक है। सो कंसल्ट योर मतलब कोई प्रोफेसर होंगे, सीनियर होंगे जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। सो दे विल बी एबल टू गाइड यू इन द सेंस कि आप जो भी लिटरेचर रिव्यू आप जितना भी मान लीजिए आपने 10 किताबें पढ़ी है, कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि यू हैव टू नॉट जस्ट ट्राई। बहुत बच्चे क्या करते हैं मतलब प्रपोजल बना देते हैं, वो सिर्फ लिख देते हैं इसने ये लिखा, दे जस्ट समराइज देते हैं, पैराफ्रेज द ऑलरेडी गिवन आर्ग्यूमेंट्स। वो नहीं करना है, वो यू हैव टू ऑल्सो आइडेंटिफाई व्हाट आर द लैक्यूने और व्हाट आर द लूप होल्स इन दैट गिवन थियोरी विच यू विश टू फिल थ्रू योर रिसर्च। वो आपको वो गैप, क्योंकि उसी से रिसर्च गैप पता चलता है। तो आप हमेशा लिटरेचर रिव्यू करते टाइम आपको वो ध्यान में रखना है कि अगर इस स्कॉलर्स ने या इस एरिया पे जो काम हुआ इसमें ये डायमेंशन नहीं है अभी तक, एंड आई वांट टू प्रोवाइड दैट डायमेंशन, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट। जब आपको वो चीज़ आपको करना है तो यू माइट मतलब हो सकता है आपके टॉपिक के लिए सिर्फ 7, 8 या 10 रेफरेंस मिले, हो सकता है 20, 25 भी मिले, बट देन यू हैव टू डिलिमिट योरसेल्फ, बिकॉज आपको फिर नहीं तो रिसर्च एरिया बहुत ब्रॉड हो जाएगा फिर, ठीक है। वो दैट यू नीड टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। इसका कुछ मतलब ऐसे 1+1 2 वाला आंसर नहीं है इसका। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। रिगार्डिंग पीएचडी इंटरव्यू, ओके, बिकॉज बहुत सारे लोग थोड़ा सा उससे डरते हैं कि हम जेएनयू में वहाँ जाएंगे, मतलब प्रोफेसर ही वहाँ खतरनाक बैठते हैं, ओके। सो वो जो पीएचडी इंटरव्यू वाला माहौल रहता है वो कैसा आपका एक्सपीरियंस था? एंड बिकॉज अगेन यू बोथ ऑफ यू हैव क्रैक्ड द जेएनयू एज वेल एज ड्यू पीएचडी एंट्रेंस, सॉरी इंटरव्यू, माय मिस्टेक। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक एक करके थोड़ा सा अपना पीएचडी इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस बताइए एंड व्हाट यू वांट टू गाइड अबाउट लाइक रिगार्डिंग द इंटरव्यू, प्लीज। पीएचडी इंटरव्यू के लिए ना आपको 2 लेवल पे प्रिपरेशन करनी होगी। फर्स्ट है कि पीएचडी इंटरव्यू के पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले कि आपका जो रिसर्च एरिया है, रिसर्च प्रपोजल है ना, उसको थोरोली रिवाइज़ करो। उसको रटना नहीं है, लेकिन उसको आपको समझना है कि आपने लिखा क्या है, और आप उसको ना कुछ लाइंस के अंदर समराइज़ कर पाएँ, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने रिसर्च प्रपोजल को। तो आपको एकदम क्रिस्प वे में समझाना है कि आपका रिसर्च एरिया क्या है। उसके बाद है कि आपको अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें से 25 to 30 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम करने हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपके एरिया से रिलेटेड। और थर्ड है कि अगर आपने कोई थियोरेटिकल अप्रोच लगाया है अपने रिसर्च प्रपोजल में, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, और जो इनडायरेक्टली उससे कनेक्ट होता है वो भी आपके पास होना, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपने रिसर्च प्रपोजल में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लगाया था न्यू मार्क्सिज्म। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ग्रामसी का जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वाला जो थियोरी है उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अभी मेरे को एग्जांपल देकर दिखाओ यहाँ पर। तो आपको वो पता होना चाहिए कि खाली ये नहीं कि न्यू मार्क्सिज्म क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी थिंकर्स हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इंटरव्यू के टाइम पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कि बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल रहना है।
और ये नहीं कि अगर इंटरव्यू पैनल आपके साथ हंसी मजाक करने लग जाए, बहुत ही लाइटली ले ले तो आप भी हंसने लग जाएं, क्योंकि ये मैंने किया था। क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरे को नहीं पता था कि एक यूनिवर्सिटी सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि मैं कभी यूनिवर्सिटी गई ही नहीं थी और मुझे ये नहीं पता था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो मैं बहुत छोटी सी लगती थी, तो उन्होंने बहुत ऐसे, पैनल काफ़ी बड़ा था, उन्होंने बहुत ही ऐसे लाइटली लिया कि अच्छा बेटा आपका रोज़ा है, ईद कब है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछने लगे। तो मुझे लगा कि इंटरव्यू तो कितना इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन ये जो साइन है ना, ये बिल्कुल ख़राब साइन है, अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आपसे वो आपकी रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, तो ये साइन बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मल रहना है। अगर आपसे मजाक किया जा रहा है तो भी मजाक नहीं करना, अगर मुस्कुरा रहे हैं वो लोग तो हंस लो, ये नहीं कि गुस्से में ही बैठे हैं, ऐसा नहीं करना। और उसके बाद आपको जो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, आपको उसके आंसर सही से देने हैं। अगर आपको लगता है कि इसका हमको नहीं पता कि ये मेरे से क्या पूछा गया है, तो आप बोल दीजिए कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरे को अलाउ करते हैं तो मैं गेस कर सकती हूँ, और फिर आप अपना जो आपको लगता है उससे रिलेटेड आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद है कि हाँ, मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी लंबा था, तो उसका रीज़न एक ये था कि जो मेरा रिसर्च प्रपोज़ल था ना, उससे रिलेटेड मेरे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही साथ आप ना लाइव एग्जाम्पल तैयार रखिए। लाइव एग्जाम्पल का मतलब होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये वाली थियोरी इन्होंने दी थी, तो इसका एग्जाम्पल एग्जैक्टली मुझे अभी दिखाइए कहाँ है। तो आप ना एग्जाम्पल ऐसे तैयार रखिए। अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल कुछ इस तरीके का है कि आप एग्जाम्पल प्रेजेंट कर सकते हैं, और बाकी पिंगाक्षी बताते हैं। जैसा कि तबस्सुम ने बोला, तो ये काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं, और मैं अपने एग्जांपल से बोलता हूँ। मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू जो है मैंने क्लियर नहीं कर पाया था जब मैं मतलब तब मेरा सिर्फ नेट था, JRF नहीं था। देन सब्सिक्वेंटली जब JRF के बाद, तब उस समय आई लर्न अ लॉट, मतलब कि मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई थी पिछले इंटरव्यू में, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, एंड ये मैंने उस पर काम किया था। मेरा क्योंकि टॉपिक जो है वो एम्पिरिकल है, इट इज़ फील्ड वर्क ओरिएंटेड, तो बहुत फील्ड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सैम्पलिंग आप कैसे करेंगे, या मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने चूज़ किए हैं फॉर कंपैरेटिव स्टडी, तो उन्होंने पूछा ये 2 डिस्ट्रिक्ट से आपने क्यों चूज़ किए हैं, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दैट एंड हाउ वुड यू जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स, और आप कैसे फील्ड में जाएंगे। ये टॉपिक इतना नया है, बिकॉज माई टॉपिक इज़ रूरल अर्बन इंटरकनेक्शंस, एक नेशनल अर्बन मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही नया है, मतलब एटलीस्ट इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट्स वेरी न्यू, बिकॉज ये ट्रेडिशनली सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी बैकग्राउंड से है। तो मतलब इसको पॉलिटिकल साइंस के फ्रेमवर्क में ला के उसको जस्टिफाइबल बनाना और उस पर एक टॉपिक, एक रिसर्च सिनॉप्सिस तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वहाँ पे मतलब आई वॉज लिटरली बॉम्बार्डेड विद क्वेश्चंस, बट मैंने मतलब बहुत कामली मैंने सारे पेशेंटली उनके क्वेश्चंस को मैंने डील किए, मैंने आंसर किए। एंड अगर इंटरव्यू आपका लंबा चलता है देन इट्स अ पॉजिटिव साइन एक्चुअली। हो सकता है अगर मान लो मेरा इंटरव्यू जैसे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स चला था, 15 से 20 मिनट्स, सो इट इज़ ओके। अगर आपको 2, 4, 5 मिनट भगा देते हैं देन ठीक है, फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। उसमें ये मत खुश हो जाना कि मेरे को तो 5 मिनट में ही करवा दिया, नहीं, वो आपको बाहर का रास्ता बता रहे कि जाओ, ठीक है। मतलब अगर आपका ज़्यादा लंबा इंटरव्यू चलता है एंड बी प्रिपेयर्ड, मेंटली आपको बहुत प्रिपेयर, और आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है वहाँ पे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट एट द सेम टाइम आपको वहाँ पे नर्वस भी नहीं होना है। आपको कॉन्फिडेंटली आप आंसर करो। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम ही नहीं आता, मतलब ट्राई करने पे भी नहीं आता, तो फंबल मत करना, मना करना, सर सॉरी मैम, मुझे नहीं आता है, मे बी मुझे इस पर थोड़ा और पढ़ना चाहिए था, या मैं ट्राई करूँगा या करूँगी उस पर पढ़ने के लिए, तो ये बता देना। और हाँ, वो भी आपका टॉपिक है, आप लिटरेचर रिव्यू जो है अच्छे से तैयार करके जाना, बिकॉज दे विल आस्क कि आपने क्या क्या पढ़ा, बिकॉज व्हेन यू फ्रेम, मतलब आपने प्राइमरी क्वेश्चंस फ्रेम किए होंगे, आपका हाइपोथेसिस आपने फ्रेम किया होगा, तो वो पूछेंगे कि कहाँ से आइडिया आया, वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम, इनिशियली कहीं से तो आया होगा ना वो, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आपको तैयार होनी चाहिए, आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जानी चाहिए बिल्कुल। तो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से।